दोस्तों हमारा आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ फंजाई। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर सेकंड जो कि है माइकोलॉजी, और इस पेपर का जो यूनिट सेकंड है यूनिट सेकंड से ये टॉपिक लिया गया है। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि कैसे हम फंजाई को आइसोलेट करते हैं, कैसे उसको कल्चर करते हैं, आइसोलेट करने का कौन कौन सा तरीका है, कल्चर करने के लिए कौन कौन से मीडियम की ज़रूरत होती है, कौन कौन से फंजाई के कल्चर के लिए कंडीशन चाहिए होते हैं। यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सभी कंसेप्ट को हम डिटेल में और सिंपल तरीके से समझेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि आपको मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ फंजाई के बारे में समझना है तो उसके पहले आपको दो टॉपिक समझने होंगे, एक तो आइसोलेशन और दूसरा है कल्चरिंग। तो आइसोलेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो जब हम किसी फंजाई को, चाहे वो किसी इन्फेक्टेड प्लांट हो उस पे, या फिर सॉइल से, या फिर एयर से, या फिर कोई इन्फेक्टेड सीड है या फूड है, तो जब हम इन सभी जगहों से फंजाई को अलग करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है आइसोलेशन। अब जब ये फंजाई हमने अलग कर लिया, अब इस फंजाई को हम लैब में किसी मीडिया में ग्रो कराते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है कल्चरिंग। तो आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना और कल्चरिंग का मतलब है एक तरह से ग्रो कराना। तो आइए हम देखते हैं कि इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ फंजाई इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्योर कल्चर ऑफ ए फंगस फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स सच एज सॉइल, एयर, वाटर, इन्फेक्टेड प्लांट्स, सीड और फूड। तो यहाँ पर वही बातें लिखी हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी नेचुरल मटेरियल से किसी फंगस को अलग करते हैं, चाहे वो सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, या इन्फेक्टेड प्लांट हो, सीड हो, या फिर फूड हो, तो ये तरीका कहलाता है आइसोलेशन। वहीं अगर हम बात करें कल्चर की, कल्चरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फंजाई अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन यूजिंग सुटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडिया। यानी कि हमने जो फंजाई को अलग किया हुआ है, अब उस फंजाई को कंट्रोल कंडीशन में लेबोरेटरी में हम क्या कहते हैं, ग्रो कराते हैं। और ग्रो कराने के लिए हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स मीडिया की। और ये जो न्यूट्रिएंट्स मीडिया होते हैं वो फंजाई के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि कौन सा फंजाई है वो किस मीडिया में ग्रो कर सकता है, तो उसके हिसाब से हम मीडिया तैयार करते हैं। और उस मीडिया पे जब हम ग्रो कराते हैं तो वो कहलाता है कल्चरिंग। अब बात आती है कि हम क्यों फंजाई को आइसोलेट करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंजाई को हम इसलिए आइसोलेट करते हैं ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर फंजाई को ग्रो करा सके। यानी कि अगर कहीं पे आपने देखा होगा ढेर सारे फंजाई हैं, उन फंजाई में से हमने किसी एक फंजाई को अलग किया, उसको ग्रो कराया, तो इससे हमें प्योर कल्चर प्राप्त होता है। दूसरा ये बेनिफिट है कि हम किसी पर्टिकुलर फंजाई के स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके अलावा हम उसके मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी को स्टडी कर पाते हैं। और कल्चर करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो इंडस्ट्रियल या फिर जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वहाँ पर इस मेथड द्वारा हमें हेल्प मिलती है। अब इसके बाद बात आती है कि फंजाई को आइसोलेट करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से हम फंजाई को आइसोलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे ही बताया था कि सॉइल है, एयर है, वाटर है, या किसी प्लांट टिश्यू में डिजीज़ हुआ है वहाँ से, या फिर सीड है जो कि इन्फेक्टेड है, या फिर कोई इन्फेक्टेड फ्रूट है, या फिर वेजिटेबल है। और कभी-कभी आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में लकड़ियों पर भी फंजाई ग्रो कर जाते हैं, या फिर कोई एनिमल है जिसके ऊपर फंजाई ने ग्रो किया हुआ है, एनिमल टिश्यू है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मनुष्यों में दाद हो जाता है तो वहाँ पर भी तो फंजाई ही ग्रो करते हैं। तो उस फंजाई को हम अलग करें, ठीक है ना, अलग करके कल्चर करें, तो ये जो प्रोसेस है, मतलब कहने का मतलब कि इन सभी जगहों से हमें फंजाई मिल जाते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें फंजाई को कल्चर करना है तो कौन कौन से कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात है टेम्परेचर की। तो जो फंजाई होते हैं जनरली बहुत ही लो टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है जिसमें कि लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस टेम्परेचर पे आसानी से फंजाई ग्रो कर पाते हैं।
वही अगर हम बात करें पीएच की, तो इनके लिए जो पीएच की रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 5.5 से लेकर 6.5 के बीच, यानी कि एसिडिक मीडियम में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्हें बहुत अधिक ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, यानी कि फंजाई को अगर हमें ग्रो कराना है तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होनी चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, और जनरली जहाँ पर हम इसको ग्रो करा रहे हैं वहाँ पर लाइट कम भी होगा तो काम चल जाएगा, यानी कि ये लो लाइट में ग्रो करते हैं। और कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो कि डार्क कंडीशन में, यानी कि अंधेरे में भी ग्रो करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंजाई को किन तरीकों से आइसोलेट किया जा सकता है, यानी कि उन्हें हम कैसे इन्फेक्टेड पार्ट से अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डायरेक्ट ट्रांसफ़र मेथड। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई प्लांट है जो कि इन्फेक्टेड है, हम क्या करते हैं कि उस पे कट लगा देते हैं। कट लगाकर उसको 70% एथेनॉल और 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ स्टरलाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद डिस्टिल वाटर से उसे धोते हैं, और फिर जो हमने इन्फेक्टेड पार्ट लिया है उसे पीडीए मीडिया में भेज देते हैं। तो पीडीए मीडिया क्या होता है आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद जब हम पीडीए मीडिया में भेज देते हैं तो जो हमने पीडीए मीडिया में फंजाई लिया हुआ है उसका इनिकुलेशन करते हैं, यानी कि 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे रख देते हैं, और इस तरह से हमें फंजाई का कल्चर प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, कम समय लगता है इसमें आइसोलेट करने में। दूसरा तरीका है डाइल्यूशन प्लेट मेथड। तो इसमें हम ऐसे फंजाई को आइसोलेट करते हैं जो कि जनरली आपको सॉइल में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सॉइल का डाइल्यूशन करते हैं। अब डाइल्यूशन कैसे होता है, जैसे हमने 3 जग में 1 लीटर पानी ले लिया, 1-1 लीटर, ठीक। अब पहले जग में हमने सॉइल के सैंपल को डाला जिसमें कि फंजाई है। अब वो जो 1 लीटर का हमने डाला हुआ है, अब उसे अगले 1 लीटर वाले पानी में डालेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा बना फिर उसको अगले 1 लीटर वाले पानी में डालेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि डाइल्यूशन करते हैं। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि पीडीए मीडिया में या फिर सीडीए मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको इनिकुलेट किया जाता है 5 से 7 दिन तक। आपको बता दें कि ये जो डाइल्यूशन प्लेट मेथड है वो जनरली एक पर्टिकुलर फंगल कॉलोनी को ग्रो कराने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला जो तरीका है वो है सॉइल प्लेट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि छोटे अमाउंट में सॉइल पार्टिकल को हम डायरेक्ट अगार मीडिया में भेज देते हैं, फिर वहाँ पर इनिकुलेशन किया जाता है। इसके बाद है बेटिंग टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे फंजाई को आइसोलेट करते हैं जो कि एक्वेटिक नेचर के होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाने वाले जो फंजाई हैं उनको आइसोलेट करने के लिए हम बेटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ स्पेशल फंजाई है उनको भी इस टेक्निक द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद है सिंगल स्पोर आइसोलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, फंजाई के स्पोर को डायरेक्टली मीडिया में कल्चर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फंजाई के स्पोर का यूज़ किया जाता है आइसोलेट करने के लिए। अगला आइसोलेशन का तरीका है हाइफल टिप मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो फंजाई के यंग हाइफी है उसको कट करते हैं माइक्रोस्कोप के अंतर्गत, मतलब माइक्रोस्कोप से देखकर हम यंग हाइफी को कट करते हैं, और जो यंग हाइफी हमने कट किया है उसको स्टेलाइज मीडिया में जाकर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो लास्ट आइसोलेशन का तरीका है वो है एयर सैम्पलिंग मेथड। तो इसमें करते क्या है कि जो अगार प्लेट है, यानी कि जो कल्चर मीडिया है, उसको हम वायु में छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, और वायु में पाए जाने वाले जो फंजाई के स्पोर हैं वो क्या करते हैं, इस मीडियम में सेटल हो जाते हैं, वहीं पर ग्रो कर जाते हैं, और इस तरह से हमें फंजाई का जो सैंपल है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम कोई स्पोर लाते नहीं हैं मीडिया में, वो जो ऑलरेडी एयर में स्पोर है फंजाई के वही यहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो तरीका कहलाता है ये है एयर सैम्पलिंग मेथड। तो यहाँ पर हमने फंजाई को आइसोलेट करने के अलग अलग तरीकों के बारे में जाना। अब ये जानेंगे कि जब हम फंजाई को आइसोलेट कर लेते हैं तो उन्हें न्यूट्रिशन देने के लिए हमें किस तरह के कल्चर मीडिया चाहिए होते हैं। यानी कि आप लोगों के मन में ये होगा कि कल्चर मीडिया क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि फंजाई को जब हम लैब में ग्रो कराते हैं तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया, और कल्चर मीडिया कई तरह के होते हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से कल्चर मीडिया होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पोटैटो डेक्सट्रोज अगार यानी कि पीडीए मीडिया बनाने का तरीका भी बताऊँगा।
तो कल्चर मीडिया को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है नेचुरल मीडिया, जिसमें कि पीडीए यानी कि पोटैटो डेक्सट्रोज अगार मीडिया, माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार मीडिया और ओटमिल अगार मीडिया, ये सभी आते हैं। तो ये जो मीडिया यूज़ करते हैं हम फंजाई को कल्चर करने में यूज़ करते हैं। दूसरा है सिंथेटिक मीडिया, जिसमें कि आता है जापेडॉक्स अगार मीडियम, एसडीए और रिचर्ड्स मीडियम। तो फंजाई को कल्चर करने के लिए जो सबसे अधिक मीडिया यूज़ होता है वो यूज़ होता है पीडीए मीडिया यानी कि पोटैटो डेक्सट्रोज अगार मीडिया, जिसमें कि हम एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम इन सभी फंजाई को ग्रो करा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एसडीए मीडिया की, तो इसमें हम पैथोजेनिक फंजाई और ईस्ट को ग्रो करा सकते हैं। जेपेडॉक्स मीडियम की बात करें तो इसमें हम एस्परजिलस और पेनिसिलियम को भी ग्रो करा सकते हैं। और जो माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार मीडिया है, इसमें हम ईस्ट और जो मोल्ड फंजाई है इनको ग्रो कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट में मीडिया है वो है कॉर्न मील अगार मीडिया, जो कि कैंडिडा और अदर जो फंजाई है उनको ग्रो कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो पीडीए मीडिया कैसे तैयार किया जाता है उसका तरीका यहाँ पर मैंने दे रखा है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक पढ़ाया गया है। अगर आप वो हमारा वीडियो देख लेते हैं कि पीडीए मीडिया क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है, तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर बस मैंने सिंपली आपको जानने के लिए यहाँ पर इस बारे में बता दिया हुआ है। तो आइसोलेशन और कल्चरिंग के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब आप कल्चर कर रहे हैं तो कल्चर करने के दौरान होगा क्या कि जब आप फंजाई को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस दौरान और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो हम जब फंजाई को ग्रो कराना है हमें, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी लैब में औजार हैं या जितने भी कल्चर मीडिया है उसको स्टरलाइज कर लेते हैं। तो स्टरलाइज करने के लिए बहुत सारे केमिकल भी होते हैं, बहुत सारे मशीनें भी होती हैं, जैसा कि आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ऑटोक्लेव, ओवन, फिल्ट्रेशन, फ्लेम स्टरलाइजेशन, यूवी रेडिएशन। तो ये सभी जो मशीनें होती हैं ये स्टरलाइजेशन में यूज़ होती हैं। तो अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो है वो वीडियो आप देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दे रखा है, तो आप चाहे तो वो वीडियो देखकर डिटेल से इनके बारे में जान सकते हैं। स्टरलाइजेशन के बाद अगला है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन क्या होता है? तो जो फंगल मटेरियल है उसे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं कल्चर मीडिया में, तो ट्रांसफ़र करने का ये जो टेक्निक है वो कहलाता है इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन के लिए भी लैब में कई सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट, या फिर बहुत सिंपल सा होता है स्टेराइल इनोकुलेटिंग नीडल या फिर लूप। तो जब हम नीडल के थ्रू कल्चर मीडिया में फंजाई को ट्रांसफ़र कर देते हैं यानी कि इनोकुलेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो है इंक्यूबेशन। वैसे तो देखा जाए इंक्यूबेशन का मतलब होता है सेना, जैसे मुर्गी अंडे देने के बाद उसे सेती है, तो उसी तरह जब हम फंजाई को कल्चर मीडिया में भेज देते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी देते हैं ताकि जो फंजाई है उस कल्चर मीडिया में आसानी से ग्रो कर पाए। इसके बाद जो फंगल कल्चर हमने किया है उसको मेंटेन करते रहते हैं, यानी कि हर एक टाइम पर उसको चेक करेंगे, स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे, ठीक है। मीडिया से उस फंजाई के कल्चर मतलब जो फंजाई हमने ग्रो कराया है उसको समय समय पर दूसरे कल्चर मीडिया में भी ट्रांसफ़र करते रहेंगे और जो हमें स्पेसिफिक फंजाई चाहिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो आइसोलेशन और कल्चर है फंजाई का, इसका क्या बेनिफिट है? तो इसका बेनिफिट ये है कि हम प्योर कल्चर कर सकते हैं किसी भी फंजाई का, जिससे कि हम इसके टैक्सोनॉमी यानी कि इसके आइडेंटिफिकेशन और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। जो रिसर्च है या फिर जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें भी मदद होती है। तो यहाँ पर मैंने फंजाई के आइसोलेशन और कल्चर से जुड़े हुए जो स्टेप है उनको एक फ्लो चार्ट के रूप में दे रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी स्टेप के थ्रू मैंने आपको हर एक पॉइंट को समझाया हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है।
आई होप कि सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताऊं लैब में कि कैसे हम आइसोलेट करते हैं, कैसे कल्चर करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।